अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ शोज भी देखे होंगे या वीडियोस देखी होंगी, न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे और कई जगह पढ़ी होगी। और बात वही है कि जी कनाडा और भारत की, जी हाँ, कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है वो अभी की नहीं है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहीं न कहीं खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहीं न कहीं उनका साथ देते हुए और उनको शय देते हुए या कहिए कि उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है, मेरी अक्सर समझ में नहीं आता। और मैं अपने दोस्तों से भी यही बात पूछती हूँ कि आखिर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तान वालों के साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने और कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसे लोग हों जो एक कंट्री से अलग होना चाहते हों या सेपरेट होना चाहते हों और उनके साथ किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये के साथ खड़े दिखाई दें बल्कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते भी दिखाई दें। लेकिन अभी तक कोई मुझे प्रॉपर तरीके से ये बात बता नहीं पाया या समझा नहीं पाया, या कह लीजिए कि शायद मैं खुद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं उस बातों को समझ सकूँ। लेकिन मुझे डेफ़िनेटली ये बात बहुत अजीब लगती है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हर वक़्त जो है, हर टाइम हम देखते हैं कि भारत के साथ उनका कोई ना कोई इश्यू रहता है। और एक बार फिर यही हुआ है कि जी जो कनाडा में जो इंडिया के हाई कमीशन है, वहाँ पर उन्होंने कई लोगों को, एक हाई कमिश्नर समेत उनके स्टाफ को जो है उन्होंने एलिगेशंस लगाई गई कनाडा की तरफ से। और कहा गया कि कनाडा में जो 5-6 कत्ल हुए हैं खालिस्तान के लोगों के या वो मारे गए हैं, उसमें उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर और इंडियन स्टाफ जो है वहाँ पर एम्बेसी का, उनके ऊपर एलिगेशन लगाई और कहा कि वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाएगा या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा से, कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने, इंडिया ने हटा दिया है। और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान की मूवमेंट कोई नई नहीं है, बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। खालिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा में और यूरोप में और कई दूसरी कंट्रीज में हमें प्रोटेस्ट करते हुए या इस किस्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो ये कह रहे हो कि खालिस्तान बनाना है और भारत से उन्हें अलग होना है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है। और बार-बार यही कहा जाता है, ना सिर्फ इस वक़्त बल्कि इससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर भी इसी किस्म की बातें की गई थी। और खालिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान आज भी जो है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हम उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसके साथ खड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ अगर पलट के केपीके या बलूचिस्तान या सिंध या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के लिए बात की जाए तो उसपे पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है या पाकिस्तान की अथॉरिटीज को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि खालिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और ये बेहतर होगा कि भारत और भारत के लोग इस इशू को खुद ही सॉल्व करें। ज़ाहिर है, जो खालिस्तान की हम आवाज़ें सुनते हैं, वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्री से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए, जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है या बहुत ज़्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के
भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशन लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं बहुत ज्यादा। कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, मोदी जी का उन्होंने कहा, साथ साथ उन्होंने रॉ का कहा और इंडियन इंटेलिजेंस वालों के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाई। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए और हमें बताइए कि ये चीजें आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अभी तक कनाडा ऐसा करने में या कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकाम दिखाई देती है। मगर वो इसमें जरूर नाकाम दिखाई देती है, लेकिन हाँ एलिगेशन लगाने में वो पीछे नहीं हट रहे। और हर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और इंडियन जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर किसी ना किसी जगह जाकर कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो यानी कि इल्जाम लगाती है, एलिगेशंस लगाते हैं और उसके बाद कुछ साबित नहीं कर पाते। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कनाडा में जो इंडियन हाई कमीशन है उनके ऊपर, उनके स्टाफ के ऊपर, हाई कमिश्नर के ऊपर कनाडा की तरफ से कहा गया कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो कत्ल हुए हैं कनाडा में खालिस्तान के लोगों के, उसके लिए जो है वो इंडियन एजेंसीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर और इंडियन जो हाई कमिश्नर्स है या हाई कमिश्नर है और हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। इस बात को भारत में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया और मोदी जी की सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि हमें आप सबूत दीजिए और साथ ही साथ अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। बहरहाल ये चीजें जो है बहुत अजीब सी चल रही हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार जैसे मैंने आपसे कहा कि इस किस्म के इश्यूज उठते रहे हैं, चाहे वो निज्जर के मर्डर को लेकर हो, चाहे वो पन्नू जो बार बार उठकर धमकी देता है, कभी कहता है कि जी इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा, कभी कहता है क्रिकेट टीम अगर जाए तो क्रिकेट नहीं हो सकता, या कोई भी और चीजों को लेकर वो भारत के ऊपर बार बार अटैक करने के लिए अपनी वीडियोस रिलीज करता रहता है। साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया पर भी स्टेटमेंट्स आती रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट एकदम खामोश है और उसके ऊपर कोई ना तो कोई रिस्पांस आता है ना किसी किस्म की स्टेटमेंट आती है, बल्कि वो ये कह देते हैं कि जी इसको वो नाम देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। यानी अगर आप किसी को मार देने को कह रहे हो, कहीं अटैक करने को कह रहे हो, कहीं जगह को कह रहे हो कि उड़ा देंगे या यहाँ पे कोई ब्लास्ट कर देंगे, किसी किस्म के कोई अटैक कर देंगे, उसको जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट इस वक्त जो मौजूद है वो गवर्नमेंट उसके लिए कहती है कि जी ये जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यानी ये किस किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जिसमें आप लोगों को मार डालने का कह रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट जो है वो जरा सी भी आवाज नहीं निकाल रही। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वहां पे कुछ लोगों को मारा जाए या मार दिया जाए किसी भी तरफ से, अभी तक क्योंकि पता नहीं लगा है, कोई सबूत जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसका इल्जाम सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के ऊपर और इंडिया के इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर जो है वो कनाडा लगा रहा है। लेकिन बात सारी वही है कि कोई सबूत नहीं दे रहे और यही बात भारत ने उनसे कही है कि जी आप हमें सबूत दीजिए। लेकिन साथ साथ खालिस्तान की बात हो और पाकिस्तान की बात ना हो, ये जरा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान जैसे मैंने कहा हमेशा से खालिस्तान के साथ साथ खड़ा है, जैसे कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं ऐसे ही खालिस्तानियों के साथ भी हम खड़े हैं। यानी जो कश्मीर से अलग होना चाहते हैं
उनके साथ भी पाकिस्तान खड़ा है, तो इसी तरीके से खालिस्तान वालों को भी पाकिस्तान पूरी सपोर्ट देता है। ये और बात है कि करतारपुर कॉरिडोर जब बनाया गया था, करतारपुर कॉरिडोर की जब इनॉग्रेशन हुई थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने जब इनॉग्रेट किया था, भारत से बहुत से लोग आए थे। आज भी भारत से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि करतारपुर पे दर्शन के लिए या करतारपुर विजिट के लिए पाकिस्तान आते हैं। उससे ख्याल यही था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर होंगे, और जाहिर है कि उसके लिए एक ये रास्ता भी था कि लोग यहाँ पर आएंगे, और जो सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन खैर सिर्फ सिख कम्युनिटी को जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी कम्युनिटी के लोग अगर वो करतारपुर विजिट करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आकर जाहिर है कि यही सोचा गया कि अब टर्म्स बेहतर होंगे। इसके लिए प्रॉपर तरीके से इमरान खान साहब ने इनॉग्रेशन वगैरह भी किया था। बहुत से लोग भारत से उस वक्त आए भी थे, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं मीडिया की भी, वो भी आए थे, और लग यही रहा था कि कुछ हालात बेहतर होंगे और ये चीज जो है, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बार बार पाकिस्तान न जाने क्यों खालिस्तान वालों का साथ देने का या उन्हें सपोर्ट करने के बात करता रहता है, और जो कि मैं समझती हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है हमें किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की या किसी दूसरे के मामले में उठकर बोलने की और उस सिचुएशन को मजीद खराब करने में हमें अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अपने यहाँ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब आज ही को देख लीजिए कि आप को मालूम ही है कि एससीओ मीटिंग्स के लिए जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं, गेस्ट आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान। और इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से कंटेनर सिटी बना हुआ है, हर तरफ से लॉकडाउन है, हर तरफ से कहीं से कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, एक हंगामा है। और जाहिर है कि सिक्योरिटी को लेकर ऐसा करना पड़ रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात बहुत खराब हैं, और चाइना जो है वो भी इसमें एससीओ मीटिंग में जाहिर है कि शामिल है। और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं, लेकिन बात सारी यही है कि इससे पहले भी चाइनीज के ऊपर अटैक्स होते रहे हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहाँ जो इश्यूज हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखे, बजाय इसके कि खालिस्तान में क्या हो रहा है या खालिस्तान के लिए क्या हो रहा है और भारत में कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बांग्लादेश के क्या प्रॉब्लम्स हैं। अपने यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके यहाँ अमन है, अगर आपके यहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और आपके यहाँ ना बलूचिस्तान का इशू है, ना केपीके का इशू है, ना ही सिंध में कोई परेशान है। सभी ने देखा कि सिंध में पुलिस वालों ने क्या हालत की प्रोटेस्ट करने वालों की, वो भी सभी के सामने है, और सब देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन हमारे लोगों को न जाने क्यों हर वक्त दूसरों की पड़ी रहती है, और अपने यहाँ जो आग लगी हुई है उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान के साथी जो हैं वो 15 अक्टूबर को यानी 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के लिए बार बार बता रहे हैं। और हमाद अजहर साहब जो इमरान खान की पार्टी के काफी प्रोमिनेंट किस्म के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि 15 अक्टूबर को डी चौक पे पहुंचा जाएगा। अब डी चौक पे कौन पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, और जितनी भी पाकिस्तान की पब्लिक है, खासतौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनका ये फर्ज बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि एससीओ मीटिंग को पीसफुली होने दिया जाए और उसमें अपना कोई ऐसा रोल प्ले करें जो बहुत पॉजिटिव हो, ताकि जो मेहमान आ रहे हैं हमारे यहाँ वो सभी जो है हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जितने भी आ रहे हैं। और उसके बाद वो लोग आए, 2 दिन खैरियत से निकल जाएं, और उसके बाद जब वो लोग चले जाएंगे 17 को, उसके बाद अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह कोई करना चाहता है तो ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री हम इसे कहते हैं, हालांकि एक तरह से कहा जाए तो डिक्टेटरशिप इसमें चल रही है, लेकिन बहरहाल कहने के लिए तो हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री ही कहते हैं। तो वहां पे प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, तो प्रोटेस्ट करते रहे। साथ में आपको ये भी बता दूं कि 11 साल के बाद जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं उनकी मुलाकात जो है वो हमारे आर्मी चीफ से भी करवा दी गई है। जी हाँ, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। बार बार बताया जा रहा था कि जी टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आ रहा था कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है,
चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो तकरीबन 11 साल के बाद जो है किसी प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के पाकिस्तान का विजिट किया है। उसके साथ साथ कई एमओयूज जो हैं वो भी साइन हो रहे थे और वो इवेंट भी दिखाया जा रहा था, और ये हो रहा था कि एक फाइल हम उन्हें देते हैं, एक फाइल वो हमें देते हैं, फिर एक फाइल हम उन्हें देते हैं, फिर एक फाइल वो हमें देते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये एमओयू साइन कर करके ये इतनी रद्दी जो जमा करेंगे, इतने पुराने पेपर सब होंगे, उनको मेरे ख्याल है कि कबाड़िए को दे के और कुछ पैसा वैसा मिल जाए शायद। इसलिए कि हम तो हर कंट्री के साथ एमओयू साइन करते हैं, उसके बाद होता हवाता कुछ नहीं है, सिर्फ वो एमओयू ही साइन होते हैं। चाहे वो आप बेनजीर के टाइम से देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब के टाइम पे देख लीजिए, इमरान खान थे तब देख लीजिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कई कंट्रीज आती हैं और हम उनके साथ एमओयू साइन करते हैं, लेकिन उसके बाद होता हवाता कुछ नहीं है, यानी कि पैसा कोई नहीं आता, सिर्फ एमओयू साइन होते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं वाकई में कोई फंड्स आने वाले हैं, वाकई में कुछ काम होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेगा, जब तक हम इसी तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश करते रहेंगे कि कभी किसी से लोन ले लिया, कभी किसी से लोन ले लिया, कभी किसी से कहा डोनेशन दे दो, तो कभी किसी से फिर हमने कुछ पैसा पकड़ लिया, तो पाकिस्तान इस तरह से चलने वाला नहीं है। ठीक है, 77 ईयर्स आपने चला लिया, लेकिन आगे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी रीजन यही है कि लोगों को समझ आ गई है। अब पाकिस्तान को अगर चलाना है, पाकिस्तान को संभालना है, तो पाकिस्तान में लोगों को काम करना होगा। यानी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जो मुल्क चलाते हैं, जो अथॉरिटीज हैं, कि आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज जो हैं वो दोबारा से उन फैक्ट्रीज को चलाना पड़ेगा, उन फैक्ट्रीज में दोबारा से काम होना होगा। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी होंगी जो बाहर की कंट्रीज में लोग मांगे या जिसकी कोई डिमांड हो थोड़ी बहुत। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि ठीक है, हमें चाइना ने पैसा दे दिया, हमें अमेरिका ने पैसा दे दिया, हमें सऊदिया ने दे दिया, तो ठीक है हमारा गुजारा हो गया, कल की कल देखी जाएगी। अगर हम सिर्फ आज में ही जीते रहे, मतलब पैसा लेने के लिहाज से, और कल की कल देखी जाएगी करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा जिससे कि पाकिस्तान को संभाला जा सके। और इस वक्त सख्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से और उसकी इकोनॉमी को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। अभी तो फिलहाल हम सर के बल खड़े हुए हैं और हर उस कंट्री के सामने सर के बल खड़े हुए हैं जो हमें थोड़ा सा भी पैसा दे सकता है। बहरहाल सबकी नजरें जो है एससीओ के ऊपर है, और आगे 2 दिन यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे हम कंप्लीटली सिर्फ एससीओ के ऊपर ही बात करेंगे। हाँ, अगर बीच में अगर जाकिर नाइक साहब ने कोई शोशा छोड़ दिया, जो वो छोड़ते ही रहते हैं, तो और बात है। अदरवाइज हमारा 2 दिन जो है वो कंप्लीटली हम एससीओ के ऊपर ही रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि पल पल की खबर दें। हमारे साथ रहिएगा और चैनल को चेक करते रहिएगा कि कब कौन सी वीडियो आती है आपके पास, और हमें पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही हमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिले, अपडेट्स मिले, तो हम आपके सामने लाते रहें। हमारी पूरी कोशिश होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू।